ओके, सो दिस इज़ बेसिकली आपका जो पेशेंट सेफ्टी है सब्जेक्ट, ठीक है, एज इट्स नेम टेल्स कि आपने बेसिकली जितने भी यू कैन से एडवर्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं इन एनी हेल्थ केयर फैसिलिटी। ठीक है, जितने भी आप लोगों के सॉरी बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, सो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, इसमें हमने अभी आर गोइंग टू स्टडी दैट बेसिकली व्हाई वी आर स्टडिंग पेशेंट सेफ्टी, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप लोग जो हैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप सब किसी ना किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में इफ़ यू परसू दिस एज द प्रोफेशन, तो आप लोग यू विल बी इन टच विद एनी हेल्थ केयर फैसिलिटी, चाहे वो कोई प्राइवेट क्लिनिक हो या कोई हॉस्पिटल हो, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, व्हाटएवर। ठीक है, तो पेशेंट सेफ्टी इज़ अ सब्जेक्ट या एक ऐसी फील्ड है जिसको इट इज़ यूजली इग्नोर्ड, स्पेशली हमारे कंट्री में एक प्रॉपर वे में इसको जो है नहीं एजुकेट किया जाता एनी किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को। ठीक है, बेसिकली क्या होता है दैट अगर हम कोई भी स्टेटिस्टिकल एविडेंस लें तो देयर आर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट आर हार्म फ्रॉम देयर हेल्थ केयर। ठीक है, आइदर it results in a permanent injury या फिर it will result in an increased length of stay in the hospital या इवन डेथ हो सकती है। ठीक है, कुछ जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं केसेस वो हमें मीडिया में जो है व्यू हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर अनेबल टू रीच अस। ठीक है, एंड सेकेंडली ये होता है कि अगर कोई इस तरह से नेग्लिजेंस हुई भी है इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, चाहे वो किसी से भी हुई हो या किसी भी ओवरऑल मैनेजमेंट से हुई हो, तो यूजुअली समटाइम्स इट रिजल्ट्स इन नो हार्म टू द पेशेंट, लेकिन वो नेग्लिजेंस हुई होती है बट लकीली उससे कोई हार्म नहीं होता पेशेंट को। ठीक है, तो इस तरह की भी जो है ऑब्वियसली वो इस तरह की जो नेग्लिजेंस होती है दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेटिस्टिकल एविडेंस जो हम बात करते हैं। ठीक है, सो लेक्चर का आज का आउटलाइन जो है बेसिकली व्हाट इज पेशेंट सेफ्टी, स्विस चीज मॉडल जो है इसका इंटीग्रल पार्ट है, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, अगर हम इसको प्रॉपर डिफाइन करें तो पेशेंट सेफ्टी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिवेंटेबल हार्म टू अ पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेल्थ केयर एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ अननेसेसरी हार्म एसोसिएटेड विद द हेल्थ केयर टू एन एक्सेप्टेबल मिनिमम। ठीक है, बेसिकली क्या है दैट व्हेनेवर वी आर ट्रीटिंग एनी पेशेंट, ठीक है, चाहे वो हमारे प्राइवेट क्लिनिक में आया पेशेंट या अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हमने उसको ट्रीट करने के साथ साथ वी आर सपोज्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल कि हम पेशेंट को कोई अननेसेसरी हार्म ना दे सकें। अननेसेसरी हार्म का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्जरी हो रही है पेशेंट की, ठीक है, मे बी इट इज़ अ माइनर सर्जरी, ठीक है, अपेंडिसाइटिस की फॉर एग्जांपल एक सर्जरी, इट्स अ वेरी माइनर प्रोसीजर, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसीजर द पेशेंट गेन्स अ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन थिएटर में कोई इस तरह के इशू थे या प्रॉपर स्टेलाइजेशन ना होने की वजह से या हैंड वॉशिंग ना होने की वजह से, वॉशअप ना होने की वजह से पेशेंट जो है वो एक इन्फेक्शन अपने साथ जो है वो कैरी ऑन कर लेता है। सो दैट इज़ वाई पेशेंट सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर दैट द पेशेंट जो है वो जिस बीमारी के साथ आया वो बीमारी तो हम ट्रीट करें, लेकिन उसके साथ साथ वी आर नॉट गिविंग एनी एक्स्ट्रा इलनेस टू द पेशेंट जो कि उसके लिए फेटल भी हो सकती है या उसको परमानेंटली कोई जो है इस तरह की कोई उसको हैंडीकैप कर सकती है या एनीथिंग। ठीक है, सो ये इशू, दूसरी बात ये कि हमारे माइंड में ये एक चीज़ बनी होती है दैट इस तरह के इश्यूज सिर्फ हमारे मुल्क में होते हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होते हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस। ठीक है, अगर हम एविडेंस वगैरह देखें तो यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में बहुत सारे केसेस होते हैं। हाँ, वहाँ पर ये होता है दैट द पेशेंट हैज़ अ लॉट ऑफ राइट्स, तो द पेशेंट कैन सू द डॉक्टर और द हॉस्पिटल। यहाँ पर इस तरह का कोई केस नहीं होता, यहाँ पे जो अटेंडेंट्स हैं वो खुद ही से डॉक्टर की धुलाई कर देते हैं। दैट इज़ द एंड रिजल्ट जो कि होता है। राइट्स ऑफ द पेशेंट्स आर नॉट एट द टाइम हमारे कंट्री में
नहीं उसको हम परस्यू करते, लेकिन द पेशेंट सेफ्टी इट इज़ एन इशू फॉर ऑल द कंट्रीज दैट डिलीवर हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, वेदर प्राइवेटली कमीशन है, वेदर गवर्नमेंटली फंडेड है, किसी भी तरह से। सबसे कॉमन चीज़ जो एक बहुत ज़्यादा कॉमनली हम आप सब ने ही आई थिंक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी, दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूजुअली डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, वेदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, फॉर एग्जांपल अगर प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक की दे रहे हैं तो मोस्टली पेशेंट की डिमांड होती है दैट वी नीड टू टेक द एंटीबायोटिक, ताकि जो भी इंफेक्शन है बॉडी में या जो भी वट वो फिनिश ऑफ हो सके। कुछ पेशेंट की साइकोलॉजिकल एक वो होती है दैट अगर हमें एंटीबायोटिक मिलेगी तो हम ठीक होंगे, अदरवाइज हम नहीं ठीक होंगे। तो यूजुअली क्या होता है दैट डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स इट विदाउट कीपिंग इन रिगार्ड के पेशेंट की अंडरलाइन कंडीशन क्या है, या ये एंटीबायोटिक पेशेंट के लिए हेल्पफुल है भी कि नहीं हेल्पफुल है, ठीक है। सो उसके अलावा जो एक कॉमन चीज़ हो जाती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल ड्रग्स विदाउट एनी अटेंशन टू द पोटेंशियल फॉर एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, कि पेशेंट जो है वो इस ड्रग से एलर्जिक भी हो सकता है। तो इस तरह के जो हैं वो काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो हो जाते हैं दैट आर वेरी मच कॉमन, ठीक है। ठीक है, सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है पेशेंट सेफ्टी का? द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड इट्स रोल इन मिनिमाइजिंग द incidents and impact of adverse events and maximizing recovery from them, ठीक है। बेसिकली यही मतलब है, बात एक तरह से ये रिपीट ही हो रही है दैट वी हैव टू नो कि पेशेंट सेफ्टी जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द रिडक्शन ऑफ एडवर्स इवेंट इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। और अगर कोई एडवर्स इवेंट हो गया फॉर एग्जांपल ड्यू टू एनी हार्म, किसी भी वजह से पेशेंट को किसी भी किस्म का हार्म हो गया ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, देन हाउ वी हैव टू रिकवर देम। ये नहीं कि वहाँ शोर नहीं मचा देना या वहाँ पर सर पकड़ के नहीं बैठ जाना कि ये हो गया अब तो कुछ नहीं हो सकता। वी हैव टू बी इन आवर सेंसेस एंड वी हैव टू रिकवर द पेशेंट इमीडिएटली, ठीक है। फॉरन से अपने रिफ्लेक्सेस को हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक हो गया। देन कम्स द लर्निंग आउटकम। द लर्निंग आउटकम इज दैट वी हैव टू पेशेंट सेफ्टी नॉलेज एंड स्किल कवर्स मेनी एरियाज। इसमें मेडिकेशन सेफ्टी आती है, प्रोसीजरल एंड सर्जिकल स्किल्स, इफेक्टिव टीम वर्क, एक्यूरेट एंड टाइमली कम्युनिकेशन एंड मोर, ठीक है। लर्निंग आउटकम का बेसिकली इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक नॉलेज आती है और एक आपकी परफॉर्मेंस आती है, ठीक है। एक चीज़ होती है कि एक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ही इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट एंड वो टॉप का स्टूडेंट रहा है थ्रू आउट हिज 5 years ऑफ हिज प्रोफेशनल स्टडीज़, ठीक है, टॉप किया उसने अपनी यूनिवर्सिटी में, बट उसको नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू हिज क्लासमेट्स, या इंटेलिजेंट होगा, हार्ड वर्किंग होगा, नॉलेज उसकी बहुत ज़्यादा बेटर होगी। लेकिन एक ये उसकी नॉलेज है। उसके बाद आ जाता है प्रोसीजर कि उसमें बेसिकली परफॉर्मेंस उसकी आ जाएगी। मे बी दैट पर्सन हु वाज अ वेरी excellent student in his professional life, he or she will not be able to perform that much good in his own clinical practice, ठीक है। तो एक चीज़ होती है नॉलेज, एक चीज़ होती है परफॉर्मेंस। कुछ लोगों के पास नॉलेज होता है एंड दे आर एबल टू डिलीवर इट वेरी एक्यूरेटली टू द अदर पर्सन, बट सम पीपल उनके पास नॉलेज शायद इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन विद द परफॉर्मेंस स्किल्स वो जो है अपनी उस चीज़ को शो करते हैं दैट दे आर कॉम्पिटेंट इनफ कि वो एक जो भी स्किल है उनकी वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो व्हाट आर द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर अ स्टूडेंट इज बेसिकली कि व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू डू, ठीक है। इसमें ये आ जाता है कि we have to apply the patient safety thinking in all clinical activities, demonstrate the ability to recognize the role of patient safety in safe healthcare delivery. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स अगेन आ जाती हैं कि आपको नॉलेज तो है, फॉर एग्जांपल एक आपने ड्रग किसी पेशेंट को देना था, ठीक है, पेशेंट आपके पास फॉर एग्जांपल एंजाइना की पेन के साथ आया, ठीक है, और या यू कैन से कि चलो फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफाक्शन की पेन के साथ आया। नाउ यू नो, आपको ये नॉलेज है कि पेशेंट को मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया एंड द पेशेंट इज इन पेन एंड यू हैव टू रिलीव द पेन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ये नॉलेज आपके पास है। अब आपने परफॉर्म भी करना है, यू हैव टू परफॉर्म। आपने वो ड्रग प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द पैरामेडिकल स्टाफ इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट और आपको ही इंजेक्ट करना पड़ गया ड्रग, तो ये दिस इज़ योर परफॉर्मेंस कि आप उस चीज़ को जो आपके पास नॉलेज थी आप उसको परफॉर्म कर सके हैं कि नहीं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आपने वो ड्रग
प्रिस्क्राइब कर दी और आप सिर्फ देख रहे हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इंजेक्ट कर रहा है, बट अगर आपको खुद से सही प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता होगा कि ये सबक्यूटेनियस लगना है, मस्कुलर लगना है, या ये इसमें सबलिंगुअल पेशेंट को हमने देना है, किस तरह से देना है, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एक्यूरेटली। तो बेसिकली परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स में वो सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि पेशेंट जो कि स्टूडेंट को या किसी भी मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट को परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो इन विच दे आर वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द नॉलेज रिक्वायरमेंट्स। नॉलेज रिक्वायरमेंट्स आर द थिंग्स दैट द स्टूडेंट्स नीड टू नो। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये सारे उसके पॉइंट्स हैं दैट व्हाट आर द, ये हम सिर्फ पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि पेशेंट सेफ्टी की कौन सी नॉलेज रिक्वायरमेंट है। उसमें वी हैव हार्म कॉज्ड बाय हेल्थ केयर, एरर्स एंड सिस्टम फेलियर्स आ जाते हैं, लेसन्स अबाउट एरर एंड सिस्टम फेलियर फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, history of patient safety and the origin of the blame culture, the difference between system failure violations and errors, and model of patient safety. ठीक है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स कि इसमें क्या। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स के इस चीज़ में जो है वो क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं द हार्म कॉज बाय हेल्थ केयर एरर्स एंड सिस्टम फेलियर्स। ठीक है, सबसे पहले जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि पेशेंट सेफ्टी हम पढ़ रहे हैं बट वी नॉट डू नॉट नो कि हम एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट को क्या हार्म दे सकते हैं या ओवरऑल एक हॉस्पिटल के सिस्टम में क्या क्या फेलियर है, तब तक वी विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव आवर सिस्टम। तब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि हो सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एडवर्स इवेंट्स ये है कि एक्सटेंट ऑफ एडवर्स इवेंट्स जो है वो बहुत अरसे से पता है हमें कि कौन कौन से किस हद तक जो है पेशेंट सफ़र कर सकता है या नेग्लिजेंस इनफ, लेकिन उसमें यह है दैट सम आर एक्नॉलेज्ड। ठीक है, कुछ ऐसे एडवर्स इवेंट्स हैं जिनको हम एक्नॉलेज कर सकते हैं, लेकिन सम आर नॉट उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ द हार्म इज़ नॉट taken into consideration। ठीक है, अब adverse events में we have some categories। ठीक है, कुछ ऐसी categories हैं which are more serious than the others। ठीक है, उनको हम कहते हैं sentinel events। sentinel events are those जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा you can say उसके लिए फेटल हो सकते हैं, मोर्टालिटी रेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा होती है, एंड कुछ बुक्स में इनको शुड नेवर बी अलाउड टू हैपन इवेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी नीड टू नो कि अगर कोई एडवर्स इवेंट्स जो है वो कौन कौन से हो रहे हैं किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल की वजह से या हेल्थ सिस्टम की वजह से, और अगर एडवर्स इवेंट कोई हो रहा है तो वो किस हद तक पेशेंट के लिए डैमेजिंग हो सकता है। ठीक है, थर्डली वी नीड टू कैटेगराइज दी एडवर्स इवेंट्स कि एडवर्स इवेंट एक बहुत ज़्यादा माइल्ड भी हो सकता है। माइल्ड से मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल एक पैरामेडिकल स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया बट वो इंजेक्शन उसने उसको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता, जिसकी वजह से पेशेंट को साइड ऑफ इंजेक्शन में एक छोटा सा ब्रूज बन गया। सो दैट इज ऑल्सो अ एडवर्स इवेंट बट इट इज़ अ वेरी माइल्ड एडवर्स इवेंट जिसको हम रिकवर कर सकते हैं एंड दैट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द पेशेंट या पेनफुल नहीं है पेशेंट के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये हम कैटेगराइज करते हैं जो मोस्ट सीरियस हैं, दे आर कॉल्ड एज द sentinel events and they should never be allowed to happen at any cost because they can they can be proven fatal for the patients। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है इकोनॉमिक कॉस्ट्स एंड ह्यूमन कॉस्ट। ठीक है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट का बेसिकली मतलब ये है कि जो जितने भी आप हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जो है बाहर की कंट्रीज़ में तो हर बंदे की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो होती है। ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो क्लेम्स और इंश्योरेंस की वो लार्ज मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी हम बाहर के मुल्क की बात करें, वहाँ पर अगर इफ द पेशेंट हैज सफर्ड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस तो वो
फ्रॉम हिज इंश्योरेंस, या वो क्लेम कर देगा कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसको उस चीज़ के पे बैक करती है एज अ मॉनेटरी अमाउंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेटा इस तरह के इंश्योरेंस क्लेम्स और इस तरह के जितने भी क्लेम्स हैं, दे आर वेरी हाई इन डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल। ठीक है, सो दीज आर द हार्म्स दैट कैन बी कॉज्ड बाय द हेल्थ केयर सिस्टम्स, या ओवरऑल एक अगर सिस्टम फेलियर है। ठीक है, अब सेंटिनल इवेंट्स विच आर मोर और लेस रिपोर्टेड, उसमें सुसाइड ऑफ द पेशेंट। सुसाइड ऑफ द पेशेंट मीन्स कि पेशेंट फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, और 1 या 2 दिन बाद पता लगा कि पेशेंट ने सुसाइड कर लिया। सो दैट इज द बेसिकली एक सेंटिनल इवेंट किस तरह से ये बनता है, बिकॉज द हेल्थ केयर प्रोफेशनल वाज अनेबल टू रियलाइज दैट द पेशेंट वाज अ साइकेट्रिक पेशेंट, या उसको एंजाइटी थी और उन्होंने गलत वक्त पे उसको डिस्चार्ज कर दिया, एंड इट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द पेशेंट। सर्जरी ऑन रॉन्ग पेशेंट और बॉडी पार्ट, दैट इज वेरी कॉमन। मेडिकेशन एरर लीडिंग टू डेथ, जो ड्रग्स का एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, ड्रग की या तो डोजेज ज़्यादा लगा दी, या बहुत जल्दी ड्रग इंजेक्ट कर दिया, या ड्रग ही रॉन्ग इंजेक्ट कर दिया। इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेटर्नल डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी हो अगर, या रिटेन्ड इंस्ट्रूमेंट आफ्टर सर्जरी। सो दीज आर वेरी कॉमन सेंटिनल इवेंट्स जो कि मोर और लेस जो है वेल डेवलप्ड कंट्रीज में भी दे आर वेरी मच सीन। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो नॉलेज रिक्वायरमेंट में पॉइंट था, दैट वाज अबाउट लेसन्स अबाउट एरर एंड सिस्टम फेलियर फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब बेसिकली इसका क्या मतलब है कि लार्ज स्केल जो डिजास्टर्स होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल कोई रेलवे का डिजास्टर हो गया है, कोई इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें लार्ज स्केल के एक नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो हॉस्पिटल सेटअप में आते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि सेंट्रल एक प्रिंसिपल होता है दैट वी हैव टू इम्प्रूव द सेफ्टी इन दीज इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे माइनिंग है हमारे यहाँ, जो हमारे मुल्क में माइनिंग में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लेबर है जो कि उससे होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, सो वी हैव टू इम्प्रूव द सेफ्टी इन दीज इंडस्ट्रीज सो दैट एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय दे आर कॉज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, उसमें सिंगल फैक्टर नहीं आता। ठीक है, तो ओवरऑल उसको स्टडी करना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं दे कैन प्रूव टू रिजल्ट इन अ टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। उसके अलावा व्हाट इन्वेस्टिगेशन स्टोर्स एंड व्हाट इज द सिस्टम्स अप्रोच। ठीक है, इसमें ये है दैट फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो हमने उसको एज अ पर्सन अप्रोच नहीं करना, हमने उसको एज अ सिस्टम अप्रोच करना है। इसकी बहुत कॉमन एक वो है दैट फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट हो गया, तो हमने ये नहीं देखना कि कौन था यहाँ पर या किससे हुआ ये। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ नहीं प्रेजेंट थी, या अगर कोई इस तरह के इंजेक्शन लग गया तो वो एक्सपायर्ड था, तो वो क्यों एक्सपायर्ड पड़ा हुआ था। ठीक है, एज अ मतलब सिस्टम वाइज हमने देखना है। जैसे अगर हम हॉस्पिटल सेटअप की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में पूरा एक टीम वर्क होता है। ठीक है, डॉक्टर तो होता ही है, उसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उसके अलावा हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो कि हॉस्पिटल को हर चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कोई वी हैव एनी कोई डेफिशिएंसी है, तो ऑब्वियसली द हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन नॉट डू हिज वर्क प्रॉपर्ली। तो जब भी कोई एरर या कोई सिस्टम का फेलियर हुआ है तो वी नीड टू नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू लुक इनटू इट बाय अ सिस्टम अप्रोच, नॉट अ पर्सन अप्रोच। कि हम फॉरन से किसी प्रोफेशनल को या पैरामेडिकल स्टाफ को वी कैन नॉट ब्लेम देम, वी हैव टू थिंक लाइक वाइज कि ओवरऑल सिस्टम में कहाँ पे फॉल्ट आया जिसकी वजह से ये इंसिडेंट जो है हुआ है। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक आपका इंटेग्रल पार्ट आ जाता है वो आपका स्विस चीज़ मॉडल आ जाता है। ठीक है, स्विस चीज़ मॉडल जो है इट वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स रियसन कहते हैं उसको, जेम्स रियसन। ठीक है, ये है टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड हेल्थ केयर सिस्टम एंड हाउ ईच हेल्थ केयर वर्कर्स कुड पोटेंशियली प्रिवेंट एंड कॉज मेडिकेशन एरर्स। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि ये एक हेल्थ पूरा इन्होंने इसमें ये बताया कि पूरा एक हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें डिफरेंट वर्कर्स हैं प्रेजेंट जो कि एज अ टीम वर्क दे आर वर्किंग पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो कहाँ पर किस लेवल पर क्या क्या जो है प्रॉब्लम आ सकती है एंड इट कैन अल्टीमेटली रीच द पेशेंट। ठीक है, इसमें यह है कि फॉर एग्जाम्पल अ फॉल्ट इन वन लेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ यूजली नॉट इनफ टू कॉज एन एक्सीडेंट। ठीक है, उसमें बैड आउटकम्स जो हैं वो यूजली दे अकर व्हेन अ नंबर ऑफ फॉल्ट्स अकर इन अ नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनएडिक्वेट रिसोर्सेज थे,
या कोई रूल की वायलेशन होगी या सुपरविजन प्रेजेंट नहीं थी या कोई इनएक्सपीरियंस था, ठीक है, तो वो एक चेन रिएक्शन की तरह होगा, ठीक है। बैड आउटकम ये नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल इनएडिक्वेट या सुपरविजन प्रेजेंट नहीं थी तो मे बी अ बैड आउटकम कैन नॉट अकर क्योंकि बाकी और चीज़ें जो थी वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही थी। तो एक चेन ऑफ इवेंट्स है, अगर ये सारे इस तरह जिस तरह ये लेयर्स आप लोग देख सकते हैं बनी हुई है, दिस इज द पेशेंट, ठीक है, ये पेशेंट है। तो अगर इन सारी लेयर्स में ही कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो हार्म होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जूनियर डॉक्टर था, उसको प्रॉपरली हमने एक टाइमली वे में सुपरवाइज किया हुआ था, तो एक मेडिकेशन एरर जो है जो उससे हो गया वो नहीं हो सकता, ठीक है। सो टू कॉम्बैट एरर्स एट द वेरी एंड ऑफ द पेशेंट, हमने जो है इसको सक्सेसिव लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन में जो है लेकर चलना है कि सबसे पहले अवेयरनेस हो, सिस्टम ओवरऑल प्रेजेंट हो, रिसोर्सेज जो है वो प्रेजेंट हो, सुपरविजन प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर किसी भी एक पॉइंट पर कहीं फॉल्ट होगा तो वो इट कैन लिंगर ऑन, बट अगर पूरी लाइन में इस तरह से चेन रिएक्शन बन रहा है और फॉल्ट आ रहा है तो वो अल्टीमेटली पेशेंट के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसमें आप ये सारे देख सकते हैं, लेटेंट फैक्टर्स आते हैं, एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स, एक्टिव फेलियर्स एंड डिफेंसेस, ठीक है। लेटेंट फैक्टर्स में आपकी ओवरऑल चीज़ें आ जाती हैं जो कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम होती हैं, जो कि मोस्टली गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स में होती है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा, एक डॉक्टर बैठा है और उसमें 300 पेशेंट्स को जो है देखना है, उनको डायग्नोज करना है, उनको प्रिस्क्राइब करना है। तो वर्कलोड जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली डॉक्टर की जो एक कॉम्पिटेंसी है वो एक टाइम तक ही चलेगी ना। अगर वो सुबह 8 बजे से आया है तो वो शाम के 6 बजे जिस पेशेंट को देखेगा ऑब्वियसली वो उस एनर्जी में तब नहीं होगा, ठीक है। सो इंक्रीज वर्कलोड जो है वो ओवरऑल लेटेंट फैक्टर्स में आता है। उसके अलावा ओवरऑल अगर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट जो है वो ही कॉपरेट नहीं कर रही, ठीक है, मैनेजमेंट ही जो है, फॉर एग्जांपल एक कॉमन सी बात ही हम दे दें कि हॉस्पिटल में मैनेजमेंट जो है वो डॉक्टर को एक कंफर्टेबल चेयर नहीं दे रही, एक बहुत ही मतलब एक वेरी एक सिंपल सी मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को बैठने के लिए एक प्रॉपर सीट और उसके ऊपर पंखा या एसी नहीं लगा हुआ। एसी तो चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हम बात नहीं करते, प्राइवेट की बात नहीं करते, गवर्नमेंट की करें तो एक पंखा नहीं लगा हुआ, तो ऑब्वियसली उसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो ऑल ऑफ दीज आर द लेटेंट फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की उसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स, जिसमें आपके पास आ जाता है कि आपका टीम वर्क अच्छा नहीं है। टीम वर्क की वजह से ये है कि कोई आपके ऊपर सीनियर डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स हैं और कोई किसी की जो है वो सुन नहीं रहा, एवरीवन इज बिजी इन डूइंग व्हाट दे थिंक इट्स राइट। तो जब तक एक लैक ऑफ सुपरविजन होगी, इफेक्टिव टीम वर्क नहीं होगा, एंड इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ डिजास्टर इन एनी हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है। उसके अलावा एज ए इंडिविजुअल अगर लिमिटेड नॉलेज है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को पता ही नहीं है कि मैंने ड्रग कौन सा प्रिस्क्राइब करना था और उसने जो गलत ड्रग प्रिस्क्राइब कर दिया, तो ऑब्वियसली वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा जो एक चीज़ होती है वो पेशेंट के एंड पर अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ हैं। कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ मीन्स के पेशेंट जो है वो किसी फॉर एग्जांपल उसकी वो हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप जिसकी वजह से वी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पेशेंट, सो दैट कैन आल्सो प्रोड्यूस एनी एरर इन द ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है। एक्टिव फेलियर्स एंड डिफेंसेस, एक्टिव फेलियर्स में एरर में स्लिप, लैप्स एंड वॉयलेशन, ठीक है। वॉयलेशन मीन्स कि आपने स्ट्रेट अवे वॉयलेशन कर दी किसी भी हॉस्पिटल रूम की। फॉर एग्जांपल आपने वार्ड में ऑपरेशन थिएटर में जाना था बट यू हैव नॉट वॉश्ड योर हैंड्स, दिस इज़ वेरी कॉमन, और आपने स्क्रब जो है प्रॉपर अपना वो ओटी किट है वो नहीं पहनी थी और आप ऐसे ही जो है अंदर आ गए हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ सोर्स ऑफ फुल इन्फेक्शन का एक सोर्स होगा फॉर द पेशेंट। सो दीज आर स्ट्रेट अवे वायलेशंस जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्म हो सकती है, ठीक है। बाकी डिफेंसेस आ जाते हैं। डिफेंसेस का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल सेटअप में आया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक का पेशेंट है, फ़ौरन उसको इमीडिएटली उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है और वो मेडिसिन जो है फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है, सो दैट इज़ अ मेजर मिस इन दी हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और ऑब्वियसली पेशेंट की जब मेडिसिन लेट होगी जो कि उसको इमीडिएटली देनी थी, ऑब्वियसली इट कैन बी हार्मफुल फॉर द पेशेंट, ठीक है। तो स्विस मॉडल का बेसिकली यही मतलब है कि ये इस तरह से चेन ऑफ इवेंट्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं एंड दे मल्टीप्लाई टुगेदर एंड इवेंचुअली दे आर गोइंग टू रिजल्ट इन
पेशेंट की हार्म के लिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सीरीज ऑफ बैरियर्स आर इन प्लेस। जी जी बेटा बोलें। मैम स्लीप Okay, so according to this model, a series of barriers are in place to prevent the hazards from causing harm to humans. However, each barrier set a system, alarms, administrative controls. Surgeons and nurses have its unintended and random weaknesses or holes, just like Swiss cheese. The presence of holes does not normally lead to a bad outcome, but when by chance all the holes are aligned, the hazard reaches the patient and causes the harm. ठीक है, ये वही बात है जो कि मैंने अभी पहले आप लोगों को बताई है। नेक्स्ट आपके नॉलेज रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड ओरिजिन्स ऑफ द ब्लेम कल्चर। ठीक है, जब भी कोई इस तरह से होता है कोई भी इंसिडेंट, जो कि हम ट्रेडिशनली जब भी हम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले वी नीड टू नो, वी नीड टू सिंगल आउट वन इंडिविजुअल जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ठीक है, अब हम क्यों ब्लेम क्यों प्रेजेंट होता है, क्यों हम ब्लेम करना चाहते हैं, बिकॉज यही होता है दैट इट इज़ ह्यूमन नेचर दैट वी हैव टू ब्लेम समवन एंड इट इज़ सेटिस्फाइंग फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टिगेटिंग कि हाँ भाई इसी बंदे से ये मसला हुआ है और इसी ने ये गलत किया था। हालांकि कुछ सिचुएशंस में उस बंदे की नहीं भी गलती होती, मे बी कोई और इशू हो सकता है, बट वी हैव दिस इन आवर सोसाइटी दैट जब भी हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं ऑफ एनी डिवोर्स इवेंट, तो वी आर ऑलवेज ब्लेमिंग द अदर पर्सन, किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो उससे ये होता है दैट इसमें ये है दैट हाउ वी हैव टू प्रिवेंट द ब्लेम कल्चर इज अगेन कि हमने पर्सन अप्रोच के बजाय सिस्टम अप्रोच को अडॉप्ट करना है। ठीक है, इसमें यही है दैट जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वी नीड टू हमें फ़ौरन से जो है पूरी एक चेन बनानी कि ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट इस तरह से हुई है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि किस इंजेक्शन गलत किसने लगाया, ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि उसको वो ड्रग प्रिस्क्राइब किसने किया। अगर प्रिस्क्राइब किया था या फॉर एग्जांपल उसको सही से समझ नहीं आया कि डॉक्टर ने क्या कहा है मुझे और उसने गलत ड्रग लगा दिया, तो उसने डॉक्टर से क्यों नहीं पूछा कि ये दोबारा कंफर्म क्यों नहीं किया। ठीक है, तो वी हैव टू ट्रेस ऑल द इवेंट्स दैट इवेंचुअली लेड टू द अनसेफ प्रैक्टिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम फेलियर्स, वायलेशंस एंड एरर्स। ठीक है, इसमें ये आ जाता है कि अगर हम जब सिस्टम अप्रोच की बात करें टू एरर्स एंड फेलियर्स, इट इज़ नॉट मीन दैट हम ब्लेम फ्री कल्चर की बात नहीं हम यहाँ पे करें। इसमें यह है कि इट इज़ यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड कि हेल्थ प्रोफेशनल को अकाउंट जो है ही और शी इज़ अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस। ठीक है, आप अगर फ्रंट लाइन डॉक्टर हैं और आप इमरजेंसी में या किसी हॉस्पिटल में काम करें तो यू आर अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस एंड यू हैव टू मेंटेन योर कॉम्पिटेंस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट एक्टिवली। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास कुछ होते हैं वायलेशन। ठीक है, ये ओवरऑल बात होगी आपकी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी की। ठीक है, कि आप कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं अपनी किसी भी अपनी उसको लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ये होता है दैट फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग आप अगर किसी मेडिकल फील्ड में देखें तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल रूल्स होते हैं विच आर जिनको बहुत ईजिली जो है इतना कॉमनली उनको जो है ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाता है कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक है, या फॉर एग्जांपल किसी जूनियर एंड इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर को आप विदाउट एनी प्रॉपर सुपरविजन आप उसको किसी पेशेंट पे कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए कह दें। ठीक है, स्टूडेंट्स का ये जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भी जाते होंगे वार्ड्स वगैरह में। ठीक है, स्टूडेंट्स दे मे आप हिस्ट्री टेकिंग ले सकते हैं बट यू आर नॉट एलिजिबल इनफ अभी तक कि आपको प्रोसीजर जो है वो पेशेंट पे परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इस तरह के बिहेवियर्स जो है दे आर नॉट एक्सेप्टेबल एंड दीज डू नॉट कम इनटू द प्रोफेशनल रूल्स। ठीक है, कि प्रोफेशनलिज्म से जो है अगेंस्ट बात हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आती है वायलेशन। ठीक है, वायलेशन हमारे पास जो है थ्री टाइप्स की है: रूटीन वायलेशन, ऑप्टिमाइजिंग वायलेशन एंड नेसेसरी वायलेशन। आई डोंट नो मैंने यहाँ पे लिखी, हाँ ठीक है। वायलेशन इज डिफाइंड एज अ डिविएशन फ्रॉम सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स और रूल्स। ठीक है, इसके हमारे पास तीन टाइप्स है: रूटीन, ऑप्टिमाइजिंग एंड नेसेसरी। ठीक है, रूटीन वायलेशन मीन्स दैट जो कि रूटीनली हम कर लेते हैं और उसको हम समझते नहीं कि हमने कोई वायलेशन की। सबसे कॉमन इज दैट वी फेल टू वॉश देयर हैंड्स इन बिटवीन पेशेंट। ठीक है,
एक पेशेंट का आपने फॉर एग्जांपल अल्सर चेक किया अभी, ठीक है, और आपने विदाउट लंग्स उसको अल्सर को पैल्पेट किया, चेक किया सब कुछ, और आप उसी हाथ से दूसरे किसी पेशेंट को जाके चेक करने लगे, तो ऑब्वियसली आपने एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है आप, और आपने एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को बैक्टीरिया ट्रांसफर किया। सो दिस इज़ अ रूटीन वायलेशन जो कि जिसको कुछ समझा ही नहीं जाता, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी समथिंग वेरी नॉर्मल। कहा जाता है कि हाँ करना हमें चाहिए लेकिन हम करते नहीं हैं, ठीक है। सो दिस इज़ considered to be a routine violation. Next आपकी आ जाती है optimizing violation. Optimizing violation में आता है that a doctor lets a medical student perform a procedure without supervision. ठीक है, इसमें यह है कि पर्सन जो है जूनियर डॉक्टर या जो स्टूडेंट है वो मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा होगा, उसके अपने होंगे गोल्स कि मैं डॉक्टर के सामने थोड़ी सी अपनी वाह करवा लूँ, और डॉक्टर भी होगा कि यार चलो मैं थका हूँ ये कर लेना, ये सीख भी लेगा चलो। तो वो एक तरह से रिस्क टेकिंग होती है, बिकॉज स्टूडेंट इज़ नॉट ट्रेन्ड इनफ कि वो डायरेक्टली कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर सके अनसुपरवाइज वे में, ठीक है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ ऑप्टिमाइजिंग वॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है नेसेसरी वॉल्यूशन, ठीक है। नेसेसरी वॉल्यूशन मीन्स कि ये वो वॉल्यूशन हैं जो कि नर्सेज एंड डॉक्टर्स जो हैं दे नोइंगली मिस आउट सम स्टेप्स इन द मेडिकेशन डिस्पेंसिंग बिकॉज ऑफ यू कैन से कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है या कोई टाइम कंस्ट्रेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो डिलिबरेटली कुछ जो है डॉक्टर कुछ कर ले, ही और शी नोज कि इट इज़ डेंजरस, बट वो डिलिबरेटली कर लेता है कि भाई मैं थक गया हूँ या बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे या अभी अवेलेबिलिटी नहीं है चीज़ की, तो वो मतलब ये कि ही और शी नोज कि वो गलत कर रहा है, बट वो एक रिस्क टेकिंग होती है एंड से कि अच्छा अभी तक आज तक मैं ये करता रहा हूँ, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, इस दफ़ा भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर द नेसेसरी वॉल्यूशंस जो कि नर्सेज और डॉक्टर्स दोनों जो हैं कर सकते हैं ड्रग की या मेडिसिन की डिस्पेंसिंग में, ठीक है। सो दीज आर द वॉल्यूशन की टाइप्स आ गई। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मॉडल ऑफ पेशेंट सेफ्टी। मैम ऑप्टिमाइजिंग बताइएगा दोबारा। बेटा ऑप्टिमाइजिंग वॉल्यूशन का मतलब ये है कि कोई जो है सीनियर डॉक्टर वो यू कैन से कि किसी अभी ट्रेनिंग में है कोई डॉक्टर, ठीक है, उसको कहे कि आपके प्रोसीजर परफॉर्म कर लें विदाउट एनी सुपरविजन, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होगा, यू कैन सी के ऑप्टिमाइजिंग वॉल्यूशन को आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये एक उस तरह की वॉल्यूशन है जो कि यूजुअली की जाती है किसी और को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। कोई स्टूडेंट है वो कहेगा सर अच्छा आप आज आप ये कैटरैक्ट सर्जरी आप करें सर, मुझे भी करने देना, तो वो अपनी तरफ से सर के सामने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा होगा कि सर कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा डिटर्मिंड है, मोटिवेटेड है सीखने के लिए, और सर भी कहेंगे अच्छा चलो यार ये आज कर ले, मैं तो करता ही रहता हूँ या मैं थक गया हूँ, ठीक है। तो वो इट इज़ ऑप्टिमाइजिंग वॉल्यूशन बिकॉज पेशेंट ने पे उस डॉक्टर से करने के लिए किया था, या फॉर एग्जांपल पेशेंट को नहीं पता कि जूनियर डॉक्टर तो नहीं, यू कैन से स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग ऑन द पेशेंट, सो दे आर दीज टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वॉल्यूशंस आर कॉमन जब बहुत लॉन्ग पीरियड्स ऑफ लॉन्ग ड्यूटीज हों डॉक्टर्स की, या फॉर एग्जांपल सिर्फ एक मॉनिटरिंग टास्क किसी डॉक्टर को दिया जाता है कि आप कुछ सीनियर डॉक्टर हैं और आप यहाँ पे बैठे आपने काम करना है और आपके जो जितने स्टूडेंट्स हैं ना वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्जर्व करते करते थक जाते हैं एंड देन उनमें से कोई एक आधा ऐसा बच्चा होता है वो कहता है कि जी सर मुझे करने दो। सो बेसिकली किसी को इम्प्रेस करने के लिए या अपने आप को मोटिवेटेड शो करने के लिए जिस तरह किया जाता है उसको हम ऑप्टिमाइजिंग वॉल्यूशन कहेंगे, ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? चले हम आगे No, ma'am. स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट इज द मॉडल ऑफ पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। इसमें हमारे पास मैनुअल ने डिजाइन किया एक सिंपल मॉडल विद विच टू सी द पेशेंट सेफ्टी, डिवाइड्स द हेल्थ केयर सिस्टम इनटू द फॉलोइंग फोर मेन डोमेन्स, दोज हु वर्क इन द हेल्थ केयर, ठीक है, those who receive healthcare or have a stake in its availability, the infrastructure of systems for therapeutic interventions, healthcare delivery processes, and the methods for feedback and continuous improvement, ठीक है। तो ये एक मॉडल है पेशेंट सेफ्टी का, मीन्स के अगर एक हॉस्पिटल का सेटअप है और उसमें ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बहुत वेल इक्विप्ड हैं, दोज हु वर्क इन दी हेल्थ केयर मीन्स के उसके पास सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं जो कि नॉलेज और परफॉर्मेंस दोनों में बेस्ट हैं, तो इट मीन्स के वो हॉस्पिटल एज अ हेल्थ केयर के हिसाब से वो बेस्ट है। उसके अलावा दोज हु रिसीव हेल्थ केयर और हैव अ स्टेक इन इट्स अवेलेबिलिटी,
ठीक है। अब इसमें यह है कि पेशेंट सेफ्टी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की पर्सनालिटी क्या हो। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि अपने आप को ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल समझते हैं एज कम्पेयर टू द डॉक्टर। तो जो हेल्थ केयर को रिसीव कर रहे हैं वो कितने कोऑपरेटिव हैं, कितने कंप्लायंट हैं विद द डॉक्टर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली ये कि एक हॉस्पिटल तो बहुत शानदार बन गया, लेकिन उसके आसपास जो है वो कोई फॉर एग्जांपल कोई अच्छी लैब नहीं है, या कोई मीटिंग से कि उसकी प्रॉपर वहाँ पे जाने की कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आपका हॉस्पिटल सेटअप फेलियर है वहाँ पर। ठीक है, अगर कोई पेशेंट का कोई मसला हो गया है और अगर आपको फॉरेन से पेशेंट को कहीं शिफ्ट करना है तो आप नहीं कर सकेंगे, या पेशेंट आपकी तरफ रीच नहीं कर सकेगा, बिकॉज आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आर द मेथड्स फॉर फीडबैक एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ कंसिडर्ड वेरी मच उसको नेग्लिजेंट। मतलब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो हमें फ़ॉरन से कमेंट कार्ड यूजुअली मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में हमें दिया जाता है। हम उसके एम्बियंस पे, टेस्ट में, सर्विस पे हम उसको जो है रेट करते हैं। कभी किसी हॉस्पिटल में आई एम प्रीटी श्योर कभी मैंने तो नहीं एक्सपीरियंस किया कि किसी हॉस्पिटल में मैं गई हूँ और उन्होंने डिस्चार्ज करते हुए जो है मुझे इस तरह से कमेंट कार्ड दिया, कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जब तक आप फीडबैक नहीं लेंगे, हाउ विल यू इम्प्रूव योरसेल्फ। ठीक है, आप फीडबैक लें फ्रॉम द पेशेंट्स और फीडबैक लें फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि वहाँ पे काम करें, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली दे आर वर्किंग इन दैट एनवायरनमेंट, दे आर वेरी मच उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सी चीज़ लैक कर रही है, कौन सी चीज़ डेफिशिएंट है, किस चीज़ को हमने इम्प्रूव करना है। सो फॉर इम्प्रूवमेंट यू नीड टू गेन फीडबैक फ्रॉम योर पेशेंट्स एंड फ्रॉम योर स्टाफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके मॉडल ऑफ पेशेंट सेफ्टी में। अगर इन सब चीज़ों को हमने एक्सलेंट किया हुआ, 10 आउट ऑफ 10 हमने उनको रेट किया हुआ, तो हमारा पेशेंट सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल या कोई भी प्राइवेट हमारा जो क्लिनिक है, इट इज़ गोइंग टू बी द सेफेस्ट प्लेस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं हमारे पास ये सारी चीज़ें जिसमें पॉइंट्स हैं। अप्लाई पेशेंट सेफ्टी थिंकिंग इन ऑल क्लिनिकल एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप विद द पेशेंट। ठीक है, अब मैं वन बाय वन इसी तरह से आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसकी डिटेल्स। अप्लाई पेशेंट सेफ्टी थिंकिंग का मतलब ये कि जब आप फॉर एग्जांपल हाउस जॉब कर रहे हैं एक पेशेंट, ठीक है, एक डॉक्टर हाउस जॉब कर रहा है, उसको थ्रू आउट इस प्रोफेशनल लाइफ पेशेंट सेफ्टी के बारे में नॉलेज दी गई है कि आपने पेशेंट सेफ्टी को अपने उसमें प्रैक्टिस में करना है कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो जब वो अपनी प्रैक्टिस में आएगा तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है गेन करेगा कि मैं कहाँ से पेशेंट सेफ्टी को जो है मोर तरीके से इनकॉर्पोरेट करूँ अपनी प्रैक्टिस में। अगर उसको पेशेंट सेफ्टी के बारे में पता ही नहीं होगा तो हाउ इज़ ही और शी गोइंग टू अप्लाई दोज दैट नॉलेज। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको नॉलेज है पेशेंट सेफ्टी की, तो यू मस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट नॉलेज इनटू योर परफॉर्मेंस एंड अप्लाई दो स्किल्स इन ऑल टाइप्स ऑफ क्लिनिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप विद पेशेंट्स। रिलेशनशिप का ये मतलब है दैट जब भी आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो आपने सिर्फ अपनी क्लिनिकल स्किल्स नहीं उसके ऊपर शो करनी। ठीक है, आप पेशेंट को दवाई दे देंगे, आप पेशेंट को जो भी क्लिनिकल आपके परफॉर्मेंस करनी थी वो आप कर देंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं दैट, कुछ लोग तो नहीं, आई थिंक इट इज़ वेरी कॉमन दैट यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर पेशेंट। इट मीन्स कि ये नहीं कि आपने पेशेंट के साथ पर्सनल नहीं होना, इट मीन्स टू से दैट आपने पेशेंट के साथ एम्पैथी शो करनी है। ठीक है, कि आप पेशेंट से पूछें कि ये इलनेस उसको अगर हुई है तो हाउ डज दैट पर्सन फील अबाउट दैट इलनेस, या उसको क्या लगता है कि ये इलनेस उसकी ठीक हो जाएगी या कि नहीं। आपने उसको तसल्ली देनी है, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। आधा पेशेंट जो है उसकी जो बीमारी होती है वो आप अगर उसको काउंसिल करेंगे तो वो उससे से ही काफ़ी बेटर फील करेगा। सिर्फ ये नहीं कि आप आएँ, अच्छा हाँ नहीं आपका तो ऑपरेशन होना, चले ऑपरेशन की डेट ले लें, तो उससे जो है आपका एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप आपके पेशेंट के साथ डेवलप नहीं होगा। सो इन ऑर्डर टू excel in your clinical service you need to build a relationship with your patient that should be professional, it should not be a personal relation। लेकिन कि आप empathy show करें पेशेंट के साथ, उसकी जो भी illness है, कोई डिजीज़ है, उसको आप उसका इम्पैक्ट देखें कि वो उसकी ओवरऑल कंडीशन पे वो किस तरह से उससे अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, next is to understand the multiple factors involved in failures।
ठीक है। उसमें ये है कि कोई भी एडवर्स इवेंट हुआ है तो आपने ये देखना है कि ये नहीं कि सिर्फ एक मेडिकल मिस्टेक हो गई या फेलियर हो गई, लेकिन आपने ये भी देखना है कि इस एडवर्स इवेंट में और कौन कौन से फैक्टर्स एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो ये आप जब क्वेश्चनिंग करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या थे जिससे ये एरर जो है वो एज अ सिस्टम वाइज जो है उसकी हुआ है। अगेन इट मीन्स कि आपने सिस्टम अप्रोच लेनी है, पर्सन अप्रोच नहीं करनी। मोस्टली इसको इस तरह से कहते हैं दैट जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है तो आपने वाई यू हैव टू आस्क इट वाई, यू डोंट हैव टू आस्क हु। दैट ये अगर फॉर एग्जांपल को पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आई है तो यू नॉट गोइंग टू से कि हु वाज देयर एट दैट टाइम, यू गोइंग टू से कि व्हाई इट हैपेंड। अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, तो आपने उसकी सीरीज ऑफ इवेंट्स में जाना है। देन नेक्स्ट इज अवॉइड ब्लेमिंग व्हेन एन एरर अकर्स, ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन इज प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड केयर, ठीक है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आप करें कि आपको पता होना चाहिए कि यू कैन से कि एविडेंस बेस्ड केयर का ये मतलब होता है कि किसी भी हॉस्पिटल में आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें यह है कि आप रिसर्च के अकॉर्डिंगली, रिसर्च एविडेंसेस के अकॉर्डिंगली अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज को जो है वो करें स्टार्ट। फॉर इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देख सकती हूँ कि आपने पेशेंट को नॉलेज गाइडेड अप्रोच आपने दी है, उसके अलावा जो है आप जी, सो एविडेंस बेस्ड केयर का ये मतलब है कि कोई भी आप केयर इंडिविजुअल पेशेंट की कर रहे हैं तो आपने जो रिनाउंड या जो प्रेजेंटली जो रिसर्चेस हुई हैं उसको आपने एज एविडेंस लेकर चलना है, ठीक है। जो आपके पास नॉलेज है आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ केयर ऑफ द पेशेंट, ठीक है, कि पेशेंट जो है वो आपके पास अगर आया है तो इवन इफ द पर्सन पेशेंट इज फॉर एग्जांपल वो काफ़ी बेटर हो गया बट स्टिल आपने उसको अपनी केयर में ही उसको लेकर चलना है। ये नहीं कि जो आईसीयू का पेशेंट है सिर्फ उसी को केयर की ज़रूरत है, जो वार्ड में शिफ्ट हो गया उसको केयर की ज़रूरत नहीं, यू हैव टू मेंटेन द केयर। देन इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर का मतलब है दैट स्टूडेंट्स दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वेलबींग। अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं हैं और आपके कॉलीग्स हेल्दी नहीं है तो हाउ आर यू गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंगली, आप उसको नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट इज एक्ट एथिकली एवरी डे, ठीक है। इसमें यह है कि आपने अपने एथिकल जो कुछ आ जाते हैं उसमें ये फॉर एग्जांपल आपका कुछ सीनियर डॉक्टर है तो आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। You can say कि you have to understand that medical students जो हैं they have to learn, और आपका जो आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आपका फ्यूचर जो है और अब मेनी अदर पेशेंट्स का फ्यूचर उस पर जो है बेस करता है। सो यू हैव टू एक्ट एथिकली, आपने अपनी जितनी भी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी है उसका आपने ध्यान रखना है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो कंसेंट ऑफ द पेशेंट आ जाता है कि आप अगर देख रहे हैं कि कोई पेशेंट आपके पास आया है तो एंड यू हैव टू एग्जामिन द पेशेंट, तो आपने उस पेशेंट की परमिशन लेकर आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, आपने उसको एग्जामिन करना है, विच इज़ यूजली निगलेक्टेड, ठीक है, कि हम इसको इतना वो समझते नहीं, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पेशेंट का कंसेंट लेना है। दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक एथिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ पेशेंट सेफ्टी इन सेफ हेल्थ केयर डिलीवरी, ठीक है। इसमें यह है that we have to ask the question about other parts of the health system and ask for information about the hospital or clinical processes that are in place to identify the adverse event, ठीक है। इसमें बेसिकली बात वही है, रिपीट ही हो रही है। इसमें इट मीन्स कि अगर आप पेशेंट सेफ्टी चाहते हैं अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी में तो आप फॉर एग्जांपल अगर किसी हॉस्पिटल में आपकी नई जॉब लगी है एंड आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं कि ओवरऑल ये सिस्टम चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है, ठीक है। कहीं पर डेफिशिएंसी आपको फील हो रही है तो आप उसको रिसर्च करें कि इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। सो एज अ होल अगर सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक डॉक्टर के कॉम्पिटेंट होने से पेशेंट सेफ्टी हम नहीं कर सकते। पेशेंट सेफ्टी इम्प्लाई तब होगी अगर हमारा इफेक्टिव टीम वर्क होगा, हमारे कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ कॉम्पिटेंट होगा, हमारे पास रिसोर्सेज एडिक्वेट होंगे, टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल एक इन्वायरमेंट या एक हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर करने के लिए यू नीड टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन
about the hospital or clinical process that are in place. Okay, for example, अगर एक वार्ड में ही आपको लगता है कि इस वार्ड में जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, तो आप वहाँ जाकर यू नीड टू रिसर्च कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि पर्टिकुलरली यहाँ पर एडवर्स इवेंट्स को जो है स्टार्ट कर रही हैं. ठीक हो गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे.